नमस्कार। आज मेरे साथ हैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, देश के जाने माने पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, विद्वान, कॉलमनिस्ट हैं और इस समय IIMC न्यू दिल्ली के महानिदेशक हैं। इस समय माउंट आबू में हूँ। ब्रह्मा कुमारी की नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप चीफ गेस्ट हैं। उनसे जानेंगे उनके निजी जीवन के बारे में और बहुत सारी बातें जो आपको बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी होंगी। सर, आपका स्वागत है लाइफ स्टोरी टाइम के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार भानु प्रताप जी, नमस्कार। सर, मेरा बहुत बिना किसी भूमिका के पहला सवाल, आपको क्या पसंद है? जी, मुझे लिखना पढ़ना, हाँ। दो ही काम मुझे आते हैं, लिखना पढ़ना और बोलना। तीसरा काम मैं जानता नहीं। तो आपको क्या नापसंद है? मुझे नापसंद है नकलीपना, झूठ बोलना। हाँ। और जैसा है वैसा नहीं दिखना। ज़्यादातर लोग प्रयास करते हैं कि जैसे हैं वैसे नहीं दिखते, एक आवरण चेहरे पे डाल के रखते हैं। ऐसे नकली लोग और नकली बातें मुझे नापसंद हैं। सर, ऐसे ही कोई सपना जो आप अभी तक पूरा नहीं हो पाया आपका? नहीं, सपना तो मेरा यही था। पढ़ते समय जब छात्र जीवन में था, एक ही सपना देखा था कि एक दैनिक अखबार का संपादक बनूं। अच्छा। बहुत कम आयु में, 24 साल की आयु, मेरा सपना पूरा हो गया। अब तो जो कुछ भी है वो अतिरिक्त ही है। बोनस में। जी। सर, आप फिल्में देखते हैं क्या? हाँ, फिल्में देखता हूँ, जरूर देखता हूँ, पर इस समय काफ़ी दिनों से फिल्में देखी नहीं है। आखिरी फिल्म पृथ्वीराज देखी थी। अच्छा, ओके। और उसके बाद फिल्म देखने का अवसर मिला नहीं। तो आपको सर कौन सी फिल्मी हीरोइन अच्छी लगती है? हीरोइन के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब बहुत दिनों से अभी नई जो फिल्में हैं उसको देखा नहीं है और देखते भी नहीं है इस समय। तो किसी एक हीरोइन के बारे में बात करके किसी दूसरे को नाराज क्यों करना। तो कौन सा फिल्मी हीरो पसंद है आपको? हीरो में लिविंग लीजेंड अमिताभ बच्चन हैं। ज़माने से लोगों की पसंद हैं, आज भी पसंद हैं। और सबसे बड़ी बात है, वो अपनी ज़िंदगी सिखाते हैं कभी हार नहीं मानना और जीवन के अंतिम सांस तक किस तरह से अपने को प्रासंगिक बनाए रखना। मुझे लगता है वो अपर्याय है, उनका कोई पर्याय नहीं अमिताभ बच्चन का। और इसलिए मैं उनको उनका जो एक्टर स्वरूप है वो तो ठीक है, पर उनकी जो एक ज़िंदगी है पूरी, वो हमें बहुत सिखाती है। सर, आप पत्रकारिता विद्यार्थियों के लिखोगे तो आप स्वयं रोल मॉडल हैं, पर मेरा सवाल ये है कि आपका रोल मॉडल कौन है? पत्रकारिता में एक रोल मॉडल कहना कठिन है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से सिखाते हैं। जैसे लेखन के क्षेत्र में अगर मैं मानूं तो श्री राजेंद्र माथुर ने जो ऊंचाई दी हिंदी पत्रकारिता को और उसको अंग्रेजी पत्रकारिता के समतुल्य लाकर खड़ा कर दिया। तो राजेंद्र माथुर को एक अलग तरह से मैं देखता हूँ। इसी तरह प्रभास जोशी जन मुद्दों पर संवाद के लिए, सामान्य लोगों के बीच में संवाद के लिए और अपनी एक खास किस्म की भाषा के लिए मैं प्रभास जी को, उनकी खास किस्म की पत्रकारिता के लिए प्रभास जी को याद कर। श्री अच्युतानंद मिश्र, श्री राम बहादुर राय जो है, बहुत बड़े नाम ले दिए, इनका नाम भी लोगों ने नहीं सुने नए पत्रकारों ने। हाँ, नहीं, नाम ना सुनना सामने वाले की समस्या हो सकती है, पर जिनसे आप प्रेरित होते हैं, जिनको देख करके आप प्रेरित होते हैं, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जगह रखते हैं। सर, आपने विद्यार्थी जीवन में क्या मारपीट की कभी अपने साथियों के साथ नेतागिरी के टाइम में? हाँ, मतलब मारपीट तो हो ही जाती थी, पर इस तरह की मारपीट नहीं की कि ज़्यादा घायल हम हुए हों और सामने वाला बहुत घायल हुआ हो। थोड़ा बहुत विवाद तो छात्र जीवन में सभी करते हैं और करना भी चाहिए। युवावस्था में हम ऐसा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सर, विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज लाइफ में क्या कभी किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया? मेरे पास वक्त ही नहीं था, क्योंकि जब मैं छात्र जीवन में था उस समय मैं छात्र आंदोलनों से जुड़ गया। तो छात्र आंदोलन जुड़ने के नाते मुझे बहुत अतिरिक्त कामों के लिए समय नहीं मिल पाता था। तो इस नाते मतलब आप पूछ तो रहे हैं, पर ऐसा कुछ जीवन में घटित नहीं हुआ जो मैं आपको सुना सकूं, जिसके नाते आपका जो है इंटरव्यू सफल हो सके। इसी पर दिल आया आपका, आपने कहानी अलग बात है। हाँ, नहीं, मैंने बताया ना आपको, कुछ समय वक्त ही नहीं था, इतने मतलब दूसरे कामों में इतने इन्वॉल्व थे, समाज को बदलने के काम में लग गए थे। तो प्रेम के लिए कोई अवसर मिला नहीं। आपका क्या प्रेम विवाह हुआ ऐसा? नहीं, प्रेम विवाह नहीं हुआ, अरेंज मैरिज हुई है। पिताजी ने जहाँ कहा वहाँ शादी कर ली है। अरेंज में सगाई में और विवाह में अंतर काफी समय रहता है, तो उस समय आपने कैसे संपर्क किया अपनी होने वाली धर्मपत्नी? नहीं, बहुत ऐसा संपर्क नहीं था। अच्छा। बस एक बार देखा। हाँ। और शादी हो गई। शादी होने के बाद तो साथ रह ही रहे हैं। अच्छा। सर, पत्नी रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं उन्हें आप? अब क्या, जैसे सभी लोग मनाते हैं वैसे हम भी मनाते हैं, कोई विशेष तो वो तरीका नहीं है। अपनी अगर अपनी गलतियां की हैं तो उसके लिए माफ़ीनामा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्या उन्होंने कभी आपको मनाया है? नहीं, ये पत्नियां ये कहाँ करती हैं। मनाना तो हमें ही पड़ता है। सर, ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया सर, मुझे लगता है। मुझे क्या आप रोज ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं क्या? नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने का हमारा काम नहीं है। हम तो घर में जैसे ही
रहते हैं उसी तरह से। हाँ, ज़्यादा कोई मैं मतलब सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल भी नहीं करता। तो आपको आवश्यकता भी नहीं है? नहीं, मतलब ईश्वर ने जैसा बनाया है सबके लिए, सभी सुंदर है। इस सृष्टि में जो भी आया है मनुष्य है वो सब सुंदर है। सर, सब सुंदरता की बात चलिए तो मेरा सवाल ये है कि कोई सुंदर युवती आपको आई लव यू बोले, आपका क्या रिएक्शन होगा? सर, किसी मन के भाव कभी आ सकते हैं तो? नहीं, मन के भाव क्या होंगे? मैं कहूँगा भाई कि मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ, शादीशुदा व्यक्ति हूँ। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहिए जो आपको इस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर सके। जैसे कोई ये कहेगा तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। नहीं तो मैं इसमें बहुत, इसमें क्या मैं जवाब दूँ? मतलब मेरे पास कोई उत्तर नहीं है उसका। सर, आप क्या बाथरूम में गाना गाते हैं? हाँ, कुछ कुछ तो गाना तो गाते ही रहते हैं। गाना तो ऐसे भी गाते, बिना बाथरूम के भी गाते कौन हैं। सा गाना पसंद है आपको? पसंद है ज़्यादातर को हमें जो है मुझको याद है जो हम छात्र जीवन में सम्मेलनों के दौरान दोहराया करते थे, वैसे गीत याद हैं। सुर अच्छा नहीं है पर इसके बाद भी गीत तो हम गाते ही रहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। तो सर, ये सवाल मेरा ये है कि ब्यूटी पार्लर ना जाने के बाद भी आप इतने स्मार्ट, सुंदर, मन भावन क्यों हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब मन से होता है कि अगर आप मन से स्वस्थ हैं, मन से अच्छे हैं, लोगों के लिए आपके मन में कोई कलुष कटुता नहीं है, तो वो अपने आप आपके चेहरे पे दिखती है। क्या कभी आपने झूठ बोला है सर? हाँ, झूठ अक्सर बोलते हैं, क्योंकि झूठ न बोलने से बहुत बड़े संकट खड़े होते हैं। अच्छा, इसलिए बोलते हैं? तो इसलिए कोई संकट न खड़ा हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ऐसी स्थिति में कई बार मैं खामोश हो जाना, मौन रखना उचित समझता हूँ जब झूठ बोलना पड़े तो। सर, बचपन में प्रायः पिताजी द्वारा हर आदमी बच्चा पिटता है, तो ऐसा तो पिटाई अक्सर होती थी, क्योंकि हम लोग कोई बहुत ही मतलब सीधी राह चलने वाले लोग नहीं थे। तो जो व्यक्ति सीधी राह नहीं चलता वो पिटता पिटाता रहते ही है। तो माता पिता से पीटा जाना ये तो वरदान ही है, और माँ से भी पिटे हैं, पिता से भी पिटे हैं। पर सर, आजकल तो अगर टीचर पीटते तो माँ बाप उसके असूल बन जाते हैं, मास्टर से माँ धम कराते हैं, असर करा देते हैं। नहीं, हमें टीचरों ने भी पीटा है, हमारे टीचर्स ने भी, हमारे आचार्यों ने। हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे, काफ़ी सख्ती थी, वहाँ भी पिटाई हुई। तो पिटने के मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने गुरुजनों, माता पिता, बड़े भाई सबकी डांट मार पड़ी है और पड़ती रहती है अभी भी। वो लोग शब्दों से तो घायल करते ही रहते हैं। सर, आपकी सफलता का मंत्र क्या है? मैंने हमेशा अपने बॉस के लिए काम किया। अपने बॉस के लिए काम करो, बॉस आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे। मैं कोई बहुत ही अतिरिक्त क्षमताओं वाला व्यक्ति नहीं हूँ। बस एक सकारात्मकता जीवन में प्रभु ने दी है कि हमेशा जो हमारे बॉस ने, हमारे बॉसेज जो रहे, जो अधिकारी हमारे रहे, उनकी आज्ञा पालन किया, उनकी आज्ञा पालन करते रहे, हमें अपने साथ आगे बढ़ाते रहे। तो मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर सकारात्मकता है, अपने अधिकारियों का आप दिल जीत सकते हैं और दिए गए लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, तो आपको हर बड़ा लक्ष्य दिया जाएगा और उसके अनुरूप आप काम कर सकते हैं। ऐसी कोई घटना जो आप शेयर करें हमारे साथ, सबको प्रेरणा दे दो, आपके अपने जीवन में घटी हो? नहीं, ऐसी घटनाएं तो नहीं है, क्योंकि रूटीन है एक तरह का, ज़िंदगी एक तरह की रूटीन पे ही बहुत रही है। बहुत ज़्यादा कोई मैंने बहुत क्रांतिकारी मेरा जीवन ऐसा है नहीं। जैसे सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग होते हैं उसी तरह मैं बढ़ा हूँ। अपने गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मेरे टीचर्स, मेरे मेंटर्स, मेरे एडिटर्स और हमारे अधिकारी, इन सब ने मिलकर के, मेरे दोस्त खासकर, उन सब ने मिलकर के मेरी ज़िंदगी बनाई है और मैं उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूँ। सर, आप IIMC के महानिदेशक हैं, जो बड़ा पद होता है, पूरे देश के वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, उसके बाद भी आप इतने सरल, सहज क्यों हैं? मुझे लगता है, देखिए, पद आज है कल, ऊर्जा आज है कल नहीं रहेगी, आयु है आज कल नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें अस्थायी हैं उसका अहंकार पालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य है और मनुष्य को मनुष्य की तरह ही होना चाहिए। और अगर पद आपके सिर पर चढ़ जाता है, कुर्सी आपके सिर पर चढ़ जाती है, अच्छी बात नहीं है। कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, कुर्सी मुझ पर नहीं बैठ सकती, कभी भी नहीं। और इस नाते सहजता सरलता तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ये मेरा स्वाभाविक स्वभाव, मैं कोई इसके लिए आवरण और कोई वो नहीं कर रहा हूँ। ये स्वाभाविक मेरा, मैं ऐसे ही हमेशा रहा हूँ, सामान्य, और सामान्य ही बने रहना चाहता हूँ। मुझे आप कोई भी पद दिला दें, पद मेरी दिनचर्या को, पद मेरे व्यवहार को निर्धारित नहीं कर सकता। सर, आप 24 वर्ष की उम्र में संपादक बन गए, तो मेरा सवाल यह है कि जो नए पत्रकार क्षेत्र में आ रहे हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो फील्ड है जर्नलिज्म की, मीडिया की, कम्युनिकेशन की, ये क्रिएटिविटी और आइडियाज़ की दुनिया है। आइडियाज़ आपके अंदर हैं, रचनात्मकता है,
नए विचार आपके अंदर हैं, नए तरीके से आप चीज़ों को कहना जानते हैं, स्टोरी टेलिंग जानते हैं, कहानी कहना जानते हैं, तो ज़रूर आपको स्वीकारा जाएगा और आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज नए नए लड़के किस तरह से कहानियाँ कह रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखिए, फिल्मों में देखिए, टेलीविज़न पे देखिए। इसके अलावा मीडिया में भी जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं वो भी एक अलग तरह की भाषा, एक अलग तरह की शैली लेके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी क्रिएटिविटी को बहुत मांझना, अपनी भाषा को बहुत मांझना, और जिस भाषा में आप व्यक्त करना चाहते हैं उस भाषा के जो आम फहम जो उसका स्वरूप है, उस भाषा का जो एक जनप्रिय स्वरूप है, उस पर आपका बहुत अभ्यास होना चाहिए। समाज जीवन की बहुत गहरी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जितना आप अपनी सोसाइटी को समझते हैं, जितना अपने समाज को आप समझते हैं, उतना आप अपने को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। लोगों से काट कर, लोगों से अलग रहकर, एक अलग यूटोपिया में रहने के बाद आप कहानियाँ नहीं कह सकते। कहानियाँ तो गाँव में है, कस्बों में है, छोटे स्थानों पर हैं, सामान्य व्यक्तियों की ज़िंदगी में सुनी जा रही हैं। अब राजाओं की कहानियाँ बहुत कम कहीं सुनी जा रही हैं। सामान्य आदमी की ज़िंदगी, सामान्य आदमी का जीवन संघर्ष, उसकी सफलताएं, कैसे वो ऑर्डिनरी पोजीशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन में पहुंचता है, वो कहानियाँ, वो किससे लेकर कब आप आते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत सुने जाते हैं। एक संचारक की तरह, एक कम्युनिकेटर की तरह मुझे ये सब चीज़ें बहुत प्रेरित करती हैं। सर, अब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी, मीडिया विमर्श, बहुत पॉपुलर पुस्तक हुई है वो। मैंने अमेजन से पुस्तक मंगाई हुई थी वो जी। उस पुस्तक में मैंने पढ़ा आपके विचार देश, समाज, राष्ट्र के प्रति चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी पत्रकारिता के सिलेबस में और अखबारों में यह विषय गायब है। तो इसके पीछे कैसे शामिल? देखिए, मेरा मानना है कि हर राष्ट्र का एक बहुत सुंदर सुनहरा अतीत होता है, बहुत ही शानदार भविष्य होता है और संघर्ष में वर्तमान होता है। अपने अतीत को भूल करके हम अपने राष्ट्र को समझ नहीं सकते। भारत एक बहुत ही अद्भुत परंपरा का उत्तराधिकारी देश है और इसलिए मैं कहता हूँ, भारत मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। क्योंकि भारत जो है वो नया भी है, पुराना भी है। भारत एक साथ नया और पुराना है और इसलिए भारत की जो वैश्विक उपस्थिति है, भारत की जो एक क्षमताएं हैं, वो धीरे धीरे प्रकट हो रही हैं और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है। और 75 साल हम आज़ादी के पूरे कर चुके हैं। आने वाले 25 सालों में अपने दुख, दर्द, संताप, जो भी हमारे कुछ लक्ष्य छूट गए हैं, उन सारे लक्ष्यों को हमको पूरा करना है। किसी को कोसते हुए नहीं, किसी को गालियां देते हुए नहीं, पुराने राजनेताओं को कोसते हुए नहीं। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, पर अब हमारा समय है, हमारा कर्तव्य है। हम सब भारत के 140 करोड़ लोग मिल करके इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएं, समर्थ भारत बनाएं। यही हम सबकी कामना है और इस सब के लिए एक एक नागरिक को अपना कर्तव्य करना है। हमारे देश में संकट क्या हुआ, आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए तो हमने अपने कर्तव्यों के प्रति ध्यान नहीं रखा, सिर्फ अधिकारों की लड़ाई लड़ी। आज हमें अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो पंचप्रण हमें समझाए हैं और दास्ता की सब प्रकार की जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनसे हमको मुक्त होना है। तो एक जो बैगेज हमारे ऊपर है गुलामी का, उससे मुक्त होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए हम सब नागरिक मिलकर के काम करेंगे, तभी भारत अपने सपनों में रंग भरे। एक बड़ा प्रेरक गीत है मेरा और मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो ये जो निर्माण यज्ञ चल रहा है, निर्माण का समय, क्योंकि भारत आज नहीं बना, भारत जो है आज नहीं पैदा हुआ, 47 में नहीं बना है और 2014 की नरेंद्र मोदी जी की जीत के बाद भी नहीं बना है। बहुत पुराना राष्ट्र है, पुरातन राष्ट्र है, युगों युगों से, है ना। या कल कल छल छल बहती क्या कहती यमुना धारा, गंगा धारा, युग युग से बहता आता है पुण्य प्रवाह हमारा। उस पुण्य प्रवाह से देशवासियों को जोड़ने का हरनिश प्रयास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस प्रयास में हम सबको सहभागी होना है और जितना हम सब सहभागी होंगे, उससे ये राष्ट्र जल्दी से जगत गुरु की पदवी को प्राप्त करेगा और भारत माता परम वैभव को प्राप्त करेंगी, जो हम सबका साझा स्वप्न है, हम सबका सामूहिक सपना यही है। सर, आपने प्रधानमंत्री जी की बात की तो उनको सत्ता से हटाने के लिए सब विपक्ष हो गया है, इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक प्रश्न अपनी जगह है, उन प्रश्नों का उत्तर देना ठीक नहीं है। जो उनके विरोधी हैं वो भी अपनी क्षमताएं जानते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी क्षमताएं जानते हैं और राजनीति में ही उसका
होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, यहाँ कोई राजशाही तो है नहीं। हाँ, तो हर 5 साल पर नेता जो है, जो सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, जनता के बीच में जानते हैं, और जनता जिसके कामों को, जिसकी बातचीत को उचित मानती है, उस पर फैसला देती है। इन विषयों पर अंतिम निर्णायक तो जनता ही है, हम तय कैसे तय कर सकते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी देश के लिए हितकारी हैं, ऐसा तो मानते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने खासकर जिस प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन भारतीय समाज में लाया है, पूरे समाज को लेकर चलिए। जैसे भी आप देखिए कि मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हुए, इन 100 एपिसोड में एक महान राजनेता ने कोई राजनीति की बात नहीं की, समाज को जोड़ने की बात की। समाज किस तरह से एकजुट होकर के अपने स्वावलंबन के साथ, अपनी स्वायत्तता के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ इकट्ठा होकर के इस अमृत वर्ष को कैसे बनाए, और साधारण लोगों के बारे में, दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में, वनवासी गिरिवासी क्षेत्रों में काम करके जिन लोगों ने श्रेष्ठ काम किया है, न सिर्फ उनके कामों, पद्म पुरस्कारों की सूची देखेंगे तो पद्म पुरस्कारों का पूरा एक कलेवर बदल गया है। आज सामान्य जनों को सम्मानित और पुरस्कृत करने का प्रधानमंत्री काम कर, मुझे लगता है देश के सामान्य जनों को शक्ति देने का जो काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वह इसके पहले हुआ होगा, पर इस मात्रा में नहीं हुआ है जिस मात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय दिया, बहुत धन्यवाद।